चलिए 9 अगस्त 2021 हिस्ट्री की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे कैबिनेट मिशन योजना से। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली साहब के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद करीब 19 फरवरी 1946 को जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हो गया था तब की बात है। तो भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इन्होंने भारत को संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। इसके अध्यक्ष जो थे भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा जो अन्य दो सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को आ, बा और सा 3 श्रेणियों में विभक्त किया। करीब 16 मई 1946 की बात है। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके जो प्रमुख प्रस्ताव थे उनमें था भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग है वो ठुकरा दी गई, भारत जो है एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था या भारत या फिर आपका संविधान सभा का जो गठन है वो प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग सदस्य जो भारतीय सदस्य हैं उनके द्वारा धारणा किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना जो है उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, सबसे बेस्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी जो भारतीय भूमि है वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे कहीं ना कहीं मुक्त हो सकती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत और। लिखिएगा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रैकेट में अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड लिख लीजिएगा, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर ब्रैकेट में लिखिएगा नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 1946 में भारत पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया। अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे और इस योजना के संदर्भ में इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था
गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, सबसे उत्कृष्ट योजना थी, सबसे उत्कृष्ट योजना थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय, भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करेंगे संविधान सभा 1946 के बारे में। तो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन जो है वो करीब 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत जो है महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा ये कहा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख आपका संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादन है वो एमएन रॉय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का जो कार्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, और मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे सर पॉथरिक लॉरेंस थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को करीब 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। लिखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में, एक प्रतिनिधि के अनुपात में, एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर, जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे, स्थान दिए जाएंगे, स्थान दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया,
नेक्स्ट है भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। तो सैटरडे का जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें नंबर तो इस बार अच्छे आए थे लोगों के, और लोगों ने इंक्रीज़ भी किए हैं। एक नंबर आपका टोक्यो ओलंपिक्स से भी था, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया होगा, क्योंकि सैटरडे के दिन जैसे ही गोल्ड नीरज चोपड़ा साहब ने जीता था उसी के बाद मुझे लग रहा है आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे नाइट में न्यूज़ आई रही होगी, या जब भी आई होगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो फिर 9 बजे के आसपास ही भेजा गया था। उसके बाद 11 बजे के टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और आई थिंक अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने लगभग से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली होंगी टोक्यो ओलंपिक से। तो यही चीज़ होती है, जैसे जिस दिन घटना होती है या फिर जिन कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो याद रहती है 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 15 दिन तक याद रहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके दिमाग में वो फीडिंग होने लगती है। और अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है तो 2 चीज़ें आपको फोकस करनी होती हैं। आपको वो चीज़ें संभाल कर आगे चलनी पड़ती हैं। नोट्स किसको बनाना कहता है कि आपने नीरज चोपड़ा साहब की जो उपलब्धि थी या टोक्यो ओलंपिक में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर ली, ठीक। तो अब आपका काम है उसको रिवाइज करना, रिवीजन करते रहना लगातार, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो आना है। टोक्यो ओलंपिक से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाना है, किसी भी हालत में करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पूछा जाना है। तो अभी इसके बारे में टोटल करंट अफेयर्स की क्लास में बताया भी जाएगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि आप डेली एक टॉपिक लिख लिया करिए कि हाँ ये टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमको उन चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे अधिक होता है। हिस्ट्री में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पोर्शन पे हमें फोकस करना है। ज्योग्राफी में इस तरह से कहाँ से पूछा जा रहा है उस पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक जो हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं तो वो हमको तैयार कर लेने हैं। तो आज का जो काम होगा आपको तो वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक ज़रूर लिख लीजिएगा, जहाँ पे आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं कि यहाँ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। वो आपको यहाँ पे आप टोक्यो ओलंपिक लिख लीजिएगा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और एग्जामिनेशन तक देखिएगा आपको कम से कम 100 से 150 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से 90% नहीं तो 80% चांसेस हैं कि क्वेश्चन उठ सकते हैं। चाहे वो आपका पंचायत चुनाव से रिलेटेड हो या फिर धीरे धीरे आपको बीच बीच में क्लास में बताया जाता है कि हाँ इस इवेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फ़िलहाल आप जो कॉपी है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा टोक्यो ओलंपिक, जिससे जब आप 24 अक्टूबर को जैसे आपका एग्जामिनेशन है तो उसके पहले 10 अक्टूबर के आसपास से आप चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे हमको अब सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लास्ट 10 डेज़ में हमको इसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो वो आपका तब काम देगी। चलिए क्लास पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा,
स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था, कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करेंगे अंतरिम सरकार के गठन के बारे में जो 1946 में हुआ था। तो कांग्रेस द्वारा वाइसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद करीब 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। करीब 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसके प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी तो नहीं थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड बने थे। तो पूछा जाता है कभी कभी अंतरिम सरकार के गठन में जो मंत्रियों के बारे में है, तो उस टाइम पे इनके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। लिखिएगा 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी और इस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, वित्त मंत्री लियाकत अली खान बने। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में, जिसको सीधी कार्यवाही दिवस के नाम से भी जाना जाता था। एग्जैक्टली पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात शुरू होती है 16 अगस्त 1946 को।
इस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान इस कार्यवाही में नोआखोली दंगे का एक प्रमुख केंद्र रहा। लिखिएगा 16 अगस्त 1946 को, वैसे तो डेट ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो प्रीलिम्स होता है उसमें लगभग से डेट ही पूछी जाती है। लिखिएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की मांग की। अब बारी आती है भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट और एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल जो था 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो थी वो सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 का हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जो है जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है और एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए जो पहल है वो स्टार्ट कर दी थी। लिखिएगा भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था। 1945 से 1951 था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। नेक्स्ट है एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। नेक्स्ट है और माउंटबेटन ने इटली के व्यक्तित्व के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति के बाद, इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 1947 को प्राप्त हुई। इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट बहुत बार पूछी भी जाती है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय यूके में लेबर पार्टी सत्ता में थी। लेबर पार्टी सत्ता में थी। लेबर पार्टी सत्ता में थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बाल्कन प्लान के बारे में बात करें तो 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ करीब 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा जो है कहीं ना कहीं अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। तो लिख लीजिएगा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था। 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 नेक्स्ट है, रेडक्लिफ के बारे में बात करें तो रेडक्लिफ समिति क्या थी? तो रेडक्लिफ समिति जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई थी। लिखिएगा, रेडक्लिफ समिति, रेडक्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। नियुक्त की गई थी। नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 जून 1947 को, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट है, देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू साहब विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया, अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस की बैठक द्वारा, कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को, विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को
राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है, समर्पण के रूप में लिया है। नेक्स्ट है पहले अवसर पर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। चलिए 9 अगस्त 2021 हिस्ट्री की कॉपी के लिए इतना ही, हिस्ट्री की क्लास के लिए इतना ही।